हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट। और इस पार्ट में आज हम लोग देखने वाले हैं वन्य और वन्य जीवों का संसाधन। ये जो है ये वाला आज हम लोग देखने वाले हैं, ये वन और वन्य जीव पर संसाधन। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, देखिए, वन्य और जो वन्य जीव संसाधन है इसके प्रकार और वितरण को हम लोग देखेंगे। यदि हम वन्य और वन्य जीव संसाधन को संरक्षित करना चाहते हैं तो उसका प्रबंध, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। इसका संरक्षण करना हम लोगों के लिए कठिन कार्य है, बल्कि नामुमकिन नहीं है, ये हम लोग कर सकते हैं। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन्य विभाग अथवा वन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। यानी कि कहीं ना कहीं ये हम लोगों के नियंत्रण में ही इसे हम लोग रखे हैं प्रबंधन में। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला वर्ग जो है ये है आरक्षित वन। हम लोग आरक्षित वन किसे कहेंगे, ये हम लोग को देखना जरूरी है। तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्रजातियों संरक्षित या संरक्षण की बात है तो इसे हम लोग अच्छे से संरक्षण करके रखे हैं और वनों को सर्वाधिक मूल्यवान मानते हैं। इसे हम लोग क्या मानते हैं, सर्वाधिक मूल्यवान मानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि आरक्षित वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा आरक्षित है और इन वनों का और अधिक नष्ट होने से बचने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। हमारे कितनी वन है, 1/3 हिस्सा आरक्षित है, यानी कि 3 भाग में से 1 भाग वन जो है ये सुरक्षित रखा हुआ है और यह नष्ट होने से हम लोग इसके बचा सकते हैं एवं इसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसे ही हम लोग रक्षित वन कहेंगे। अब देखिए अवर्गीकृत वन जो है वन्य जो जीव है, यानी कि अन्य सभी प्रकार के वन्य और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं और अवर्गीकृत वन इसे ही हम लोग कहेंगे। यानी कि बंजर भूमि होते हैं जो सरकार अथवा कुछ व्यक्ति अथवा कुछ समूहों के स्वामित्व में रहते हैं, मतलब जिसे हम लोग मालिक कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुत पहाड़ी क्षेत्र, जैसे बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जो कि सरकार के अधीन में रहता है या तो फिर किसी लोगों के या तो फिर किसी समूहों के द्वारा इसे रखा जाता है। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन होते हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी और वनस्पति पदार्थों के बचाव के लिए किया जाता है। और इसका जो रख रखाव है इसे हम लोग किसके जरिए रखते हैं, इसे काठ, लकड़ी वगैरह वन्य पदार्थों अथवा दूसरे चीज़ के लिए इसे हम लोग बचा कर रखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। यानी कि उस प्रदेश में 100% में से कितना प्रतिशत, 75% वन वो लोगों के अंतर्गत में रखते हैं स्थायी रूप से। ठीक है, इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों के लगभग बड़ा अनुपात आरक्षित वनों में ही इसे ये लोग रखा है। यानी कि जितना सारा है उससे 75 तो नहीं है, लेकिन आधा से ज़्यादा ही वनों को ये सुरक्षित करके रखे हैं। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा में भी उड़ीसा और राजस्थान के कुल वनों को रक्षित वन का एक बड़ा अनुपात हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, इस राज्य में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र वर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में रहते हैं। स्थानीय जो समुदाय है उसके प्रबंधन में ही इस वन को रखा जाता है। समुदाय और वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है।
हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी होते हैं और भारत के कुल क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलजुल कर अपने आवास स्थल संरक्षण में जुटे हुए हैं। यानी हम लोग देखेंगे तो इस वन में आमतौर पर कुछ अनजान है और हमारे वन क्षेत्र में बहुत सारा मानव प्रजातियों का आवास भी हम लोग को देखने को मिलता है। बहुत सारा ऐसे प्रजाति है जिसे हम लोग देश के अंदर प्रजातियां हम लोग को देखने को मिलता है वन क्षेत्र में। उसके बाद हम लोग देखेंगे संरक्षण में जुटे हुए हैं क्योंकि इसी से सही दीर्घकाल में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन जीवन और संरक्षण के अधिनियम के तहत वहां के खनन कार्य को बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। यानी कि जो वन क्षेत्र है वहाँ जो बाघ रिजर्व जो ही है उसको उन लोगों ने क्या किया, गांव के लोगों ने वन जीवन की रक्षण अधिनियम, मतलब ऐसे कोई वन्य जीव है जिसको हम लोग मार नहीं सकते, उसे मारना नहीं चाहिए, तो उसे हम लोग को संरक्षण करना जरूरी है। इसके लिए अभियान वहाँ चलाया गया है। अब देखिए कोई क्षेत्र में तो लोग स्वयं वन्य जीवन आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार है। यानी कोई ऐसा बहुत सारा लोग है, बहुत सारा आवास है जिसके द्वारा वहाँ वो लोग क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भौरव देव डाकब सोचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करते हैं। मतलब वहाँ के स्थानीय लोगों ने ही इस कानून को लगाया है। कितना वन क्षेत्र को, 1200 हेक्टेयर वन क्षेत्र को लगाए हैं। ठीक है, वहाँ मतलब सरकार का भी नहीं चलेगा, अपने स्थानीय लोगों का जो नियम है उसी नियम के अनुसार वहाँ वन में जाना आना सब कुछ रहेगा तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से वहाँ के वन्य जीवन को भी बचा सकते। मतलब बाहर से कोई लोग आने जाने नहीं सकेंगे बिना उस गांव के लोगों के अनुमति के बिना। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कोई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की प्रजातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। मतलब वहाँ जो चिपको आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में सभी के लोगों का मन में एक जोश सा पैदा हो गया कि वन को काटना गलत बात है, इसे बचाना चाहिए। अगर इसे हम लोग बचा नहीं सकेंगे तो हम लोग भी मर जाएंगे, क्योंकि वन के बिना हम लोग का कुछ नहीं होगा। जितना सारा प्रदूषण हो रहा है इसमें बहुत सारा ऐसा है जो कि वन पेड़ पौधा से ही उसे थोड़ा हम लोग को मुक्त मिलता है, और पेड़ पौधे से हम लोग को लकड़ी फल मूल वगैरह चीज़ हम लोग को मिलता है, तो उसमें ये रहना ज़रूरी है। और वन रहेंगे तो फिर बहुत सारा जीव जंतु जो है ये भी आराम से रह पाएंगे। पारस्परिक सुरक्षा तरीकों को पुनर्जीवित अथवा परिस्थिति कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। यानी कि पारस्परिक जो तरीका है और ये कृषि कार्य जो है ये बहुत व्यापक स्तर पे हो रहा है। और टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोदायन ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषक उत्पादन संदर्भ है। और यह भारत में संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम जो कि रक्षित वन प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका महत्व को
उजागर करते हैं और औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत लगभग कितने साल में हुआ था? 1988 में हुई। और जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पास किए तो उसके पास में क्या हुआ? उसके पास जो उन लोगों ने पास किया वन का संरक्षण, तो उसके पास वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंध की आरक्षित वन के रूप में बचाव के लिए कार्य करता। तो इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। मतलब सरकार के साथ साथ वहाँ का जो आस पड़ोस में जो गांव मिलता है ना, उस गांव के लोग उसमें वो लोग क्या करते हैं? संयुक्त रूप से काम करते हैं ताकि वो लोग को वन का जो संरक्षण है ये अच्छे से हो पाए, इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे कि इमारती वन समुदाय उत्पादनों के हकदारी होते हैं और यह सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ भी ईमानदारी से होते हैं। मतलब सब कुछ उसमें हम लोग को अच्छे से मिलता है जब वो लोग सरकार के साथ देता है, और सरकार के साथ में ही ये लोग पूरा वन को सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता को सीख मिलती है और स्थानीय समुदायों को हर जगह आकृति संसाधन प्रबंध में शामिल करना चाहिए, और परंतु स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका आने में भी अभी देर है। ठीक है, तो अतः वे ही विकास प्रक्रिया के मान्य होनी चाहिए जो कि जनमानस को केंद्रित हो और पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। यानी कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें लोग वनों को संरक्षण प्रदान करने में सरकार और आमने सामने जो गांव होते हैं इस गांव के लोग भी इसे बहुत सारा जो सहायता प्रदान करते हैं, इस सहायता से उनको बहुत लाभ मिलता है। तो ये दूसरा चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक और एक शेयर आप लोग अवश्य कीजिए ताकि इस वीडियो से जितना सारा लाभ मिल सके वो सभी को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।